नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज डिबेट फिर ईसी पर लगे संगीन आरोपों पर है। राहुल गांधी ने इस बार आरोप लगाया कि आयोग वोट की धांधली करने वालों को बचा रहा है। इसके लिए राहुल ने एग्जाम्पल दिया, फिर कर्नाटक से। कहा आयोग सीआईडी को जानकारी नहीं दे रहा। फिर उन लोगों को सामने लाए जिनके नाम से वोट काटने के आवेदन हुए और जिनके वोट काटने की कोशिश हुई। आयोग ने फिर एक बार आरोपों को बेबुनियाद और बकवास करार दिया। बीजेपी का कहना है कि जनता की अदालत में हारने वाले लोकतंत्र पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या वोटर का नाम काटने के केस में ईसी जांच में सहयोग नहीं कर रहा? क्या राहुल झूठ का सहारा ले रहे हैं और पूरी तरह असत्य और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? और क्या आयोग से सवाल पूछना लोकतंत्र पर हमला है? और अगर नहीं तो संतोषप्रद जवाब न आना क्या है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की ओर से श्याम झा जी जुड़ रहे हैं, प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस की ओर से हैं, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। प्रियदर्शी भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। प्रियदर्शी भाई, राहुल गांधी की हर पीसी, हर प्रेस वार्ता इस बात पर बल देती है कि देश को एसआईआर की जरूरत है, जिसके आप विरोधी हैं। बड़ी अजीब सी बात नहीं है ये? देखिए, वोट चोरी का जो ट्रेंड है और एसआईआर में बड़ा फर्क है। दोनों चीजें वोट चोरी को प्रोत्साहित करती हैं। उसको मैं इस प्रकार से साबित कर दूं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त को करी थी। उसमें हमने ये सबूत के साथ में कोई बात नहीं करी थी। स्क्रीन पर सारी मीडिया और पूरे देश के सामने स्क्रीन पर और लोगों की प्रेजेंस में साक्ष्य के साथ में, सबूत के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें कहा था कि फर्जी किस प्रकार से वोट जोड़कर लाभ पहुंचाया गया भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत के साथ में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और जो इसके अंदर जो पक्षकार है, जो पीड़ित हैं, उनको साथ में स्टेज पे लेके मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने, ताकि राहुल गांधी जी की बात को अगर वो कुछ डिनाई करते हैं तो जो लोग खुद इस चीज से पीड़ित हुए हैं उनसे भी वो बात कर सकते हैं। सबूत के साथ में कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछली बार सबूत नहीं थे? मैं कह रहा हूं ना, पिछली बार भी सबूत के साथ पर पिछली बार जब आपने सबूत के साथ किया था और आपने कर्नाटक का ही एग्जांपल उठाया था, तब आपने अपनी ही पार्टी के एक कर्नाटक के व्यक्ति पर कार्रवाई कर दी थी, और आज भी आप कर्नाटक से ही उठा रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, आज सब्जेक्ट है वोट चोरी। हाँ, है ना? ठीक है। पार्टी लाइन से अलग हट के किसी ने कोई बात किया तो हम उसको ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर हमने किसी के साथ में गलत किया है, वो हम उसके, हमारी जवाबदेही उसके प्रति है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे वो दोनों चीजों का एक समावेश नहीं किया जा सकता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की थी कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को हाईजैक किया जा रहा है। राहुल गांधी जी आप कर रहे हैं या कर रहे हैं, और अब हमारा आप कर रहे हैं या कौन कर रहा है? डेमोक्रेसी को हाईजैक कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? नहीं, डेमोक्रेसी को हाईजैक इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट के साथ में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनादेश को कुचलने का काम कर रही है। जो जनता का वास्तविक जनादेश है, उसको बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, इसमें इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट है। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है मेरा। देखिए, बहुत पहले एक सीरियल आता था, हालांकि पाकिस्तान का था, बकरा किश्तों में। मैंने सच्चाई किश्तों में पहली बार देखी है, इसीलिए सर दोनों चीजें डिफरेंट है ना। देखिए स्वप्निल जी, देखिए मैं 2 मिनट का समय लूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अब मैंने पहले सेंटेंस ये कहा, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा फर्क है। वोट चोरी के हो सकता है आगे और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वोट चोरी हो सकता है। मतलब क्या ये हाइड्रोजन बम था क्या? अगर ये हाइड्रोजन बम था तो ये फुलझड़ी था। नहीं, देखिए अभी तो और बहुत बड़े बम आएंगे। एग्जैक्टली, किस तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप सच्चाई किश्तों में रख रहे हैं। नहीं, सच्चाई किस्तों में नहीं रख रहे हैं। कितनी तरीके के झूठ के सारे पे ये सरकार बनी है, कितने प्रकार के झूठ, कितने प्रकार के हथकंडे हैं, वो आपको हर बार एक हथकंडा सबूतों के साथ। तो फिर एक छोटा सा सवाल और मैं जोड़ देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 2023-22 के मामले उठाना और मौजूदा चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा करना, ये कहां तक सही है या पारदर्शी है? देखिए चुनाव आयोग में पर्टिकुलर किसी मैन टू मैन कोई शिकायत नहीं कर जा रही है, एक विभाग पे करी जाती है। 2023 से
कर्नाटक की सीआईडी। अब विभाग तो वही है ना, आदमी बदल जाने से ये क्या तात्पर्य हो गया? अगर पद के ऊपर बैठने के ऊपर लाइबिलिटी तय होती है, 2023 में जब कर्नाटक की सीआईडी ने 18 महीनों में 18 लेटर लिख के जवाब मांगे। नहीं, पर आज आपने जो लेटर दिया है ना, वो इसी महीने की 9 तारीख का है। आज आपने जो लेटर दिया है, तो सर, वो इसी महीने की 9 तारीख का है, और आपने 10 दिन भी इंतजार नहीं किया है। आपने उसी लेटर को आधार बना लिया है। भाई जवाब तो 3-3, 4-4 महीने बाद भी मिलते हैं। आप ही ने डिसाइड किया है कि आरटीआई 6-6 महीने में भी जवाब दे सकती है। स्वप्निल जी, पुरानी लेटर की कंटिन्यूटी में दिया है लेटर। बात वही है, सिर्फ स्मरण पत्र किया जा रहा है। ठीक है, कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट वही है जो 1800 महीने पुराने हैं। ठीक है, उसको स्मरण पत्र के माध्यम से। ठीक है। श्याम झा जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। अब आप माने या न माने, लोगों के दिमाग में एक शक का बीज पड़ चुका है, एक कीड़ा आ चुका है कि कहीं हमारा वोट खतरे में तो नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि क्यों हम चुनाव आयोग को सवालों से परे रखना चाहते हैं? अगर हमें चुनाव आयोग पर डाउट है तो हमें सवाल पूछना चाहिए और उसका संतोषजनक जवाब आना चाहिए। पिछली बार नहीं आया था, और ऐसे में ये सिचुएशंस बनती हैं। तो पार्टी का ये स्टैंड कि चूंकि वो हार जाते हैं इसलिए वो लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा है। देखिए स्वप्निल जी, कोई भी सवाल करे, सवाल से कोई भागता नहीं है, लेकिन सवाल करके आदमी भाग जाए। 10-10 बार कोर्टों में जाकर के माफी मांगे, दिल्ली में, झारखंड में, ये मामला नहीं था, पर आसाम में। देखिए, नहीं, आप सवाल करके और फिर बाद में भाग जाए और माफी मांग के और पल्ला छुड़ा ले कि माफ कर दीजिए, गलती हो गई। इस बार भागे नहीं है, इस बार दूसरी पीसी की है। तो हलफनामा दीजिए। सर, हलफनामा का स्टैंड ही अजीब सा है। हलफनामा दीजिए। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रियदर्शी भाई प्लीज बीच में ना बोले। सच्चे हैं साहब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे प्रियदर्शी भाई प्लीज बीच में ना बोले। आप देश के सामने प्रूव कर दीजिए। नहीं, लेकिन श्याम झा जी, मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं श्याम झा जी, मैं जिस देश में रहता हूं उस देश में अगर मेरे साथ कुछ हुआ है और मैं एफआईआर कराने जाता हूं तो पुलिस मुझे ये नहीं कहती नहीं काम करो, तुम जांच करो और जिस पर आरोप लगा रहे हो उसको दोषी साबित करो, तब हम कोर्ट में जाएंगे। हलफनामा मांगना ये इस तरह का स्टंट है। तो फिर ये हलफनामा मांगना क्या नौटंकी है सर? नहीं, जब सर पहली बार जो जाएगा, पहली बार अगर अच्छी बात करेगा, अब 10-10 बार तो आप आरोप लगा के भाग गए, कोर्टों में जाके आप माफी मांग लेते हैं, तो आपकी बातों पे कौन सारी संवैधानिक संस्थाएं क्या इनके? प्रियदर्शी भाई प्लीज, नहीं ऐसा मत कीजिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, प्लीज। हाँ, स्वप्निल जी, हाँ। तो जिस प्रकार से आप अगर केवल आरोप लगाएं और भाग जाएं, और संवैधानिक संस्थाएं क्या इतनी फ्री बैठी कि फालतू सवालों के जवाब देते फिरे? आप हाँ, बैठिए सर, बैठिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। राहुल गांधी ने पहली पीसी करी तो ईसी ने भी तो पीसी कर दी, और आज भी राहुल गांधी ने पीसी करी तो उसके बाद ईसी ने एक ट्वीट किया है, जैसे मान लो उन्होंने एक राहुल सेल बनाकर रखा हो। तो अगर वो सिर्फ राहुल गांधी पर फोकस है तो फिर तो खाली ही बैठी है। देखिए, अगर उन्होंने कोई झूठ बोला है तो उसका तुरंत काउंटर आएगा कि देखिए देश के सामने कितना झूठ बोल रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को। इस प्रकार से झूठ नहीं चलेगा देश में। और जिस विधानसभा का इन्होंने कर्नाटक का जिक्र किया, 2023 में कांग्रेस वहां से उस विधानसभा से जीती है, तो क्या इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया? उसको उजागर करना चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि भाई अगर राहुल गांधी जी इतने सच्चे हलफनामा देके और देश के सामने अपने आप को प्रूव करने का इतना बड़ा मौका मिला है, उन्हें प्रूव करना चाहिए कि हाँ राहुल गांधी जी सच्चे हैं और इलेक्शन कमीशन झूठा है। तो क्या दिक्कत क्या है? ठीक है, डर किस बात का है? ठीक है। एकलव्य, क्यों इसी को सवालों के घेरे से दूर रखा जाए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या अब एम्पल मटेरियल आ चुका है राहुल गांधी की 2 पीसी के बाद कि हम इसी पर डाउट करें? अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इसी को दोषी माने, मैं कह रहा हूं कि क्या अब इतना एम्पल मटेरियल आ चुका है कि हम इसी पर डाउट करें? 2 सवाल हैं स्पेसिफिक। देखिए स्वप्निल जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी देश के विपक्ष के नेता हैं और उनका अधिकार है कि यदि अगर उनको कोई डिस्क्रिपेंसीज लगती हैं तो वो उनको उजागर करें। बट कुछ देखिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए। मैं आपको सिर्फ मतलब हार्ड फैक्ट्स बता रहा हूँ। हाँ। जैसे एक बात कही गई कि ऑनलाइन डिलीशन ऑफ वोट्स हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, जो सिस्टम है ऑनलाइन डिलीशन ऑफ वोट, जो वोट्स होता है वो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होता? उसका प्रोविजन ही नहीं है। विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड,
जिसका वोट काटा जा रहा है, उसका वोट नहीं काटा जा सकता है। ऐसे ऑनलाइन कोई वोट डिलीशन नहीं हो सकता, ये रूल्स और रेगुलेशंस में है, ये ईसीआई स्पेसिफाई कर चुकी है। उस व्यक्ति को पता ही ना चले, उससे आवेदन मांगा ही ना जाए या उसका आवेदन आए ही नहीं तो नहीं, उसका समय है, उसका समय निर्धारित है। और दूसरी बात, उसको इन्फॉर्म किया जाता है। अगर किसी के लिए अप्लाई किया गया है कि इनका वोट डिलीट किया जाएगा, तो वहां पे जो उसका स्पेसिफिक नंबर जो उनके पास ईसीआई के पास रिकॉर्ड पे होता है, वो उसको इन्फॉर्म करते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है। तो सीरीज बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन इस तरह से डिलीट नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट, जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करी जा रही है, जो कि अलंस कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 1994 से लेके और 2023 तक वहां पे कभी कांग्रेस जीती ही नहीं। ठीक है, इस बार पहली बार वहां पे कांग्रेस जीती, और कांग्रेस के जीतने के बाद मतलब क्या, अगर वहां पे क्या डिस्क्रिपेंसी हुई है, तो क्या कांग्रेस ने डिस्क्रिपेंसी करी है वहां पे? दूसरी तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये भी मतलब एक बार के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि राहुल गांधी जी जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनमें कुछ सब्सटेंस है और उसको इसलिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो ये जो मैटर है ये 2023 का है। ज्ञानेश कुमार जी का इसके बेसिस पे रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। ज्ञानेश कुमार जी का अपॉइंटमेंट एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब हुआ? अभी 2025 में। इस पर प्रियदर्शी जी ने एक इंटरेस्टिंग काउंटर किया है। उन्होंने ये कहा कि हम तो संस्था को बोल रहे हैं ना, तो संस्था में उस समय जो हेड है उसको जिम्मेदारी लेनी होगी, व्हिच इज क्वाइट राइट। नो दैट इज फाइन, बट संस्था के हेड को जिम्मेदारी लेनी होगी। तो क्या आप मतलब ये कहेंगे कि अगर यूपीए के टाइम में भारत सरकार से कोई गलती हुई थी तो आज मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए उस गलती के लिए? ये तो नहीं हो सकता ना। यू कैनॉट आस्क अ स्पेसिफिक पर्सन टू रिजाइन फॉर समथिंग दैट हैज बीन कमिटेड नॉट इन हिज टेन्योर। ये थोड़ी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि उस समय के चुनाव आयुक्त को क्यों नहीं आप एफआईआर करते हैं, ऑफ कोर्स, या इस टाइप का आप कुछ करते हैं? बिल्कुल यही होना चाहिए। और एक सवाल और मेरा रह जाता है, अगर मान लीजिए ऑनलाइन डिलीट ही करना है तो मुझे क्या करना होगा? एक हैकर की तरह बोलूं तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, या सॉफ्टवेयर को किसी तरीके से उस सिस्टम में घुसाना होगा और सॉफ्टवेयर के जरिए। राहुल यही तो बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मतलब अगर आप ये तो देखिए स्वप्निल जी, अभी जो तर्क आपने दिया है ये तो ईवीएम वाली बात हो गई कि एक हैकर को बैठाना होगा और वो कर लेगा। सिस्टम बड़ा क्लियर है कि यदि किसी को क्या कहते हैं, अगर किसी के ऑनलाइन डिलीशन के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है तो वो बीएलओ के पास जाता है, और बीएलओ जो होता है वो इन्फॉर्म करता है उस पर्सन को। पर कमियां हैं, ये बिहार में साबित हो रहा है दिन ब दिन, एक एक दिन के साथ। स्वप्निल जी, मैं तो मान रहा हूं ना कि अपने यहाँ जो सिस्टमिक कमियां हैं, और ये अज्यूम कर लिया जाए कि ये कमियां हैं, तो इसका फिर मतलब सॉल्यूशन क्या है? एसआईआर ना, एसआईआर का तो विरोध हो रहा है। हाँ, करेक्ट। प्रियदर्शी भाई, अब मुझे थोड़ा सा समझाइएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस से चीजें समझने में भूल हो रही है? देखिए, मैं क्यों पूछ रहा हूं स्पेसिफिकली, विद एग्जांपल बता रहा हूं। आप ईवीएम से वोटर्स पर आ चुके हैं, और जब आपके वोटर्स बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो आप ही के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट नहीं देते। आप समझ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस दरअसल चीजों को देख के समझ ही नहीं पा रही है? ये वोट कटवा नहीं है, ये दरअसल वो वोट है जो शिफ्ट हो गए, जो आपके पास बचे नहीं। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहली चीज तो मैं बड़े आदर के साथ में एकलव्य जी को कहूंगा कि जिस गरिमामयी पद पर वो बैठ के इस डिबेट में हैं, उनको बैलेंस में बात करनी चाहिए। तो लेकिन तो जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को डिफाइन कर रहे हैं ना, नहीं, तो ये मेरे लिए और जनता के लिए बड़ी दुख की बात है। वो मैं कैसे बता दूं? प्रियदर्शी भाई, उन्होंने ईसी के सिस्टम पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने ईसी को डिफेंड किया है। जी, बिल्कुल, मैं आपको उनकी बात का ही आपको काउंटर दे रहा हूं। मैं उनकी बात का ही काउंटर कर रहा हूं। सबूत के साथ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उस पे तो वो कहते हैं विश्वास मत करो, उसको तो वो डिनाई करते हैं, लेकिन संभावनाओं पर यकीन करने के लिए बात करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आप कह रहे हैं, हो नहीं सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। दो सेकंड, जिसको आप सबूत कह रहे हैं, प्रियदर्शी भाई, 2 सेकंड, इंटरेस्टिंग बात है। डिलीट हुआ और जिसने डिलीट किया, दोनों को मंच पे खड़ा कर दिया, दोनों को मंच पे खड़ा कर दिया, दोनों पक्ष का वहां उपस्थित है। राहुल गांधी जी ने खुद ट्वीट किया, हो नहीं सकता। 2 मिनट प्रियदर्शी भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, सबूत है, ये अदालत फैसला करती है। उसके पहले तो वो सब एक आरोपों को सिद्ध करने की कोशिश के तहत या तो जुटाए गए सत्य हैं या जुटाए गए असत्य हैं। इस बात को आप समझिए, ठीक है? कोर्ट में आप गए नहीं हैं, इस इशू को लेकर आप कोर्ट में नहीं गए, आप नहीं गए।
बिल्कुल, तो हम उसको अभी मैं सबूत बता नहीं देता हूं कहते, उसका हम उसको अभी सबूत नहीं कहते। वो सत्य और असत्य के बीच में झूलती एक ऐसी चीज है जिसको साबित कोर्ट करेगी, आप नहीं करेंगे। देखिए स्वप्निल जी, एक देखिए स्वप्निल जी, हाँ। स्वप्निल जी, हाँ। स्वप्निल जी, हाँ। हमने ये कहा हमारी दृष्टि के अंदर जो सच्चाई है, हमारी बात के समर्थन में जो साक्ष्य है हम उसको सबूत मानते हैं। साक्ष्य और सबूत को के तौर पर हम ये भी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया या कार्रवाई नहीं करी तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। तो क्या हम ये गलत कह रहे हैं? अगर हम इलेक्शन कमीशन को मौका दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट किया है, आपने ट्वीट देखा या नहीं देखा? कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट किया है, आपने ट्वीट देखा या नहीं देखा? देखिए, इलेक्शन कमिश्नर ने भी ट्वीट किया और अनुराग ठाकुर ने भी किया है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, ठीक है। आज हम इलेक्शन कमीशन को लेके कुछ कहते हैं तो बीजेपी आ जाती है, बीजेपी को कुछ कहते हैं तो इलेक्शन मुझे इस बात से मुझे आपत्ति है कि आखिर इलेक्शन कमीशन सवालों से परे क्यों है? रिश्ता क्या कहलाता है? मैं देखिए, मैं आपकी इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूं कि इलेक्शन कमीशन सवालों से परे क्यों रहे। अगर सवाल है तो वो पूछे जाने चाहिए। एक काउंटर एकलव्य, उसके बाद फिर मेरा सवाल लीजिएगा, फिर मैं श्याम झा जी के पास। देखिए स्वप्निल जी, मैं एक बात बताऊं, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ही यह था कि राहुल गांधी जी देश के माननीय विपक्ष के नेता हैं और उनका अधिकार है कि जो उनको डिस्क्रिपेंसीज लगती है वो उसको उजागर करें और उसका जवाब आए। नहीं, और उसका जवाब जो ईसीआई ने ट्वीट के माध्यम से दिया। सर प्रियदर्शी जी एक सेकंड, मैंने इंटरप्ट नहीं किया सर आपको। मैं आपको बताऊं, जो ईसीआई ने जो ट्वीट भी करा उसके बाद मैं मतलब इनसे निवेदन करूंगा कि माननीय राहुल गांधी जी का 3:28 पे जो उन्होंने आज दोपहर में वापस से उसको कोट ट्वीट कराए, उसमें राहुल गांधी जी ने खुद लिखा है कि क्योंकि ये उजागर हो गया इसलिए वोट्स की चोरी हुई ही नहीं, वोट्स डिलीट हुए ही नहीं, अगर वो हो जाते तो हमारा कैंडिडेट हार जाता। ये राहुल गांधी जी का 3:28 पे आज ट्वीट है, ये खुद पढ़ लें साहब। ठीक है श्याम झा जी, मैं देखिए अब मैं आपसे एक बात कहता हूं। प्रॉब्लम यह है कि कभी भी सिस्टम करप्ट नहीं है, ये आप समझा नहीं पाते हैं। आप समझिएगा मेरी बात, नहीं आप समझा ही नहीं पाते हैं। ईवीएम पर करप्ट होने की बात निकली, आप उसको कभी समझा नहीं पाए सबूतों के साथ। एसआईआर पर निकली तो आप उसको कोई सबूतों के साथ समझा नहीं पाए, और आज वोट चोरी या वोट कटवा, दोनों ही कंडीशंस में आप सबूतों के साथ नहीं हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। देखिए स्वप्निल जी, वो जो भी चीजें हैं, आप मुझे ये बताइए, माननीय श्री माफी वीर राहुल गांधी जी, आप हलफनामा दे करके आप जाइए ना, आपको जवाब देने से मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप हर बात आप भाग जाते हैं, सवाल खड़ा करके भाग जाते हैं। अभी जैसे कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, खुद ने खुद का ही जवाब ट्वीट कर दिया। अरे आप बोलना क्या चाहते हैं, पहले ये तो तय कर लीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं। श्याम भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, और उसके बाद मुझे एक बात बताइए, आपको तो खुद स्पष्ट नहीं। श्याम भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी कुछ भी बोले, आपके धड़ाधड़ नेताओं के बयान आने चालू हो जाते हैं। जैसे मान लो बीजेपी ने भी एक राहुल गांधी सेल बना के रखा है, इलेक्शन कमीशन ने भी एक सेल बना के रखा है, मान लीजिए कि राहुल गांधी नाम का, जिसमें राहुल गांधी कुछ बोलेंगे हम करेंगे। आप उन्हें सीरियस ले रहे हैं ना, तो जब आप उन्हें सीरियस ले रहे हैं तो फिर थोथी बात क्यों करना। देखिए विपक्ष के नेता है, गंभीरता उनमें होनी चाहिए कि उनको इतना सीरियस लिया जाए, वो बात ढंग की करे। मजाक बनवा रहे हैं वो खुद का, देश के सामने, जनता के नहीं सामने बना सर, और संवैधानिक संस्थाओं के सामने। कभी वो ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, कभी न्यायपालिका पे सवाल करते हैं, कभी सेना पे सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने छोड़ा किसको है? सारी संवैधानिक संस्थाओं पे, ईडी पे, सीबीआई पे, सब पे तो उन्होंने सवाल खड़े कर रखे हैं, और हर बार माफी मांगते। तो आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन, नहीं 2 सेकंड आपके हिसाब से लिया जाए। अरे सुनिए तो सही श्याम भाई, मैं कह रहा हूं आपके हिसाब से अगर सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन से कुछ जानकारियां मांगी हैं किसी केस को सॉल्व करने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और अगर देनी चाहिए तो क्यों नहीं दी, और नहीं देनी चाहिए तो क्यों ना दे? देखिए स्वप्निल जी, दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको आपस में स्वतंत्र है, सरकार के उस पर नहीं चलती है संवैधानिक संस्था। नहीं, पर ये जो सीआईडी है ये किसके अंडर में आती है? अल्टीमेटली पुलिस की जो सीआईडी है, जिस पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, वो अल्टीमेटली किसके अंडर में आती है? ने जो एफआईआर दर्ज की, उसमें जो चालान बनाया वही सारा गलत बनाया, वो प्रूव हो गया कोर्ट में। आज उसके एफआईआर में जो जितनी दोष पाए गए, कमियां पाई गई, वो प्रूव हो गया। बल्कि स्टेट गवर्नमेंट जो कर्नाटक में है इनकी, उसमें जाकर के कोर्ट में जाकर के उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। ठीक है, ठीक है,
एकलव्य, मेरा फाइनल क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगा है ईसी इज नॉट कन्विंसिंग। पिछली पीसी में तो वो कन्विंसिंग नहीं थी, और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के जो इंटरव्यूज अलग अलग चैनल्स पर हुए वो भी मैंने सुना, वो भी उतने ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं थे कि ये किस तरह का स्टैंड है। चूंकि ईसी इज नॉट कन्विंसिंग, आरोप लगाना आसान है। आरोपों में भले ही वो किश्तों में आ रहे हैं, दम है या नहीं है इन टोटलिटी। देखिए स्वप्निल जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अभी आपने एक बात करी कि मतलब ईवीएम पे भी उनकी बात जो है वो कन्विंसिंगली कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। हमारा जो संविधान है, कोई उसको कन्विंसिंगली डिनाई भी नहीं कर पाया। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ स्वप्निल जी कि एक्चुअली क्या है कि हमारा जो संविधान है ना, उसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको एक डायरेक्शन है कि आपका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। तो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो एडवाइस दी गई है, आज किसी चीज को साइंटिफिकली प्रूव या अनप्रूव करना हो तो क्या होगा? आज आपने कोई फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया है, मान लीजिए ईवीएम का, तो इलेक्शन कमीशन ने हैकेथॉन्स करवा के सबको 2 बार इनवाइट करा कि आप आके प्रूव कर दो कि ये हैक की जा सकती है, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। उसी तरह से आज जैसे मतलब जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको लेके जो भी मतलब राहुल गांधी जी उनके हिसाब से जो उन्हें डिस्क्रिपेंसीज लग रही हैं और वो उजागर कर रहे हैं। सवाल पूछता हूं, एक बहुत बेसिक सवाल पूछता हूं। मैंने कई बार इस चीज को देखा है कि कोई व्यक्ति वोट डालने गया और मतदाता सूची में उसको अपना नाम नहीं मिला जी, वो कॉन्फिडेंटली निकला है कि मैं तो वोट डाल सकता हूं। अब उसमें कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बीइंग अ वोटर अप्लाई ही नहीं किया होगा, लेकिन कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने किया होगा, उनको पता ही नहीं है कि मेरा नाम नहीं है, या किसी और स्टेशन पे या क्या है। स्वप्निल जी, इस बात को इसमें कोई डिनायल है ही नहीं। आप और मैं भी कई वर्षों से, क्या दशकों से यहाँ पे वोट डाल रहे हैं, हमें पता है कि इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। कई बार लोग कहीं पे मूव कर जाते हैं तो पुरानी जगह से अपना डिलीशन करवाना भूल जाते हैं, 2 जगह पे मतलब उनके वो लिस्ट हो जाते हैं, ऐसी कई डिस्क्रिपेंसीज हैं। बट क्या इसका मतलब, क्या इससे ये प्रूव होता है कि ये इंटेंशनल है? ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, यूपीए के टाइम में भी होता था, उससे पहले की सरकारों में और भी ज्यादा होता था। तो अब जब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको इंप्रूव करने के लिए क्या हो सकता है? एक ज्यादा मतलब इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव एसआईआर, और वो एसआईआर ही इसका सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से तो विपक्ष को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, अगर हो सके तो आप 3-4 शब्दों में इस जवाब को सीमित कर सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन बम जिसे कहा जा रहा है वो फट गया है या फटने वाला है? क्योंकि आज तो फुलझड़ी था भाई। आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, प्रियदर्शी भाई, देखिए ये हाइड्रोजन बम था। हाँ। और अभी इसके जो परिणाम आना स्टार्ट हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के जो ट्वीट और इनके जो नेताओं की हड़कंप मची है ना, अभी तो और बहुत सारे बमों का इनको सामना करना है। और सच्चाई, सबसे बड़ी बात क्या है, सच्चाई जनता के बीच में आ गई है। सरकार वोट चोरी करके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बट माननीय राहुल गांधी जी